हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होगा। 2018 बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बायो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल्ड सोल्यूशन जो मैंने खुद इसमें आके यहाँ पे इस बुक पे किया है, पूरा टाइम दिया है, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। 150 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं, चाहे ये वीडियो आधा घंटा का जाए या फिर 1 घंटा का जाए, ठीक है वीडियो। तो यहाँ पे आप अगर बीएचयू के स्टूडेंट हैं, चाहे बीएचयू के स्टूडेंट मतलब बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर डीडीयू इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं और बेसिकली बीएचयू के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन को भी करते हैं ना और समझते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे बेनिफिट होगा। अगर आप आगे के क्वेश्चन को मतलब आगे के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो डीडीयू का हो गया चाहे या फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो गया, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए लास्ट तक, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाई वन और लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि इफ़ अर्थ, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि इफ़ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड इट्स शेप ड्यूरेशन ऑफ डे 24 आवर्स विल बी। ओके, जैसे यहाँ बता रहा है कि अगर मतलब जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अगर वो क्या कर जाए, उसकी रेडियस आधा हो जाए। क्योंकि पता होगा कि अर्थ का जो रेडियस होता है ना वो होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर उसका आधा हो जाए यानी कि अम, समझ सकते हैं, उससे उसको दो से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ कि अर्थ इज सडनली कंट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, लेकिन उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना कि उसके शेप में। उसका शेप स्फेरिकल पहले भी था, अब भी स्फेरिकल शेप है। तो इससे अब क्या होगा कि उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पहले पता होगा कि पूरे चक्कर लगाने में 24 आवर्स लगता है। तो अगर अगर वो उसका रेडियस आधा हो जाए अर्थ का तो कितना घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ 6 घंटा होगा, अगर आधा मतलब वो कांटेक्ट हो जाए। कैसे? तो चूँकि आपको पता होगा कि जो कोई भी स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी जो होता है 2/5 mr² होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, मास में तो कोई चेंज नहीं आया, मान लेते हैं एम डैश एम रह गया, ठीक है, और आर डैश जो हो गया r/2 हो गया। क्योंकि बाद में अपने जब उसको कांटेक्ट कर दिया, मतलब मान रहे हैं ऐसा, इमेजिन कर रहे हैं कि आधा जब कांटेक्ट हो गया, ठीक है, कांटेक्ट मैंने सिकुड़ गया, ठीक है, तो r/2 हो गया, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, आपको इसका जो कांटेक्ट होने के बाद स्फेरिकल शेप ही है, लेकिन तभी जो स्फेरिकल शेप के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो 2/5 mr² होते हैं। तो यहाँ पे जाकर 2/5 एम डैश आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो 2/5 मास में कोई चेंज नहीं आएगा तो एम रहेगा, और आर डैश का स्क्वायर तो हो जाएगा r²/4, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइम जो कांटेक्ट होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I/4 टाइम, ठीक है। और आपको अगर पता होगा कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, ठीक है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि 2 × 8 जो होता है, और कह सकते हैं कि लाइक जैसे 2 × 8 16 होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि आप कह सकते हैं 2 × 5 10 होता है। और यही जो है ना यहाँ पे जो है, जैसे मैं यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये होता है ना जी कि मतलब जो पहले मोमेंटम होगा उसका मल्टीप्लिकेशन और बाद का जो मोमेंटम होगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चेंजिंग मतलब आई में अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो ओमेगा में जो है कि कम हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर इंक्रीमेंट आया है तो डिक्रीमेंट आएगा इसमें क्या कहता है कि ओमेगा में, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ये एंगुलर है आपका, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा।
तो ओमेगा डैश आपको पता होना चाहिए 2 पाई, ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई/t। तो यहाँ पे 2 पाई/t डैश हो गया, और यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया 2 पाई/t। यहाँ पे 4 टाइम्स कैसे हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आई ओमेगा इक्वल टू I/4 ओमेगा डैश, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या करा, आई से आई कैंसिल हो गया, 4 इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका आया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। टी डैश इक्वल टू T/4 आया, तो टी आपका कितना है 24 है, ठीक है। तो आपका 24/4 हो जाएगा 6 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे जनरली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जैसे 2 + 8 = 5 + 5 होता है ना, यानी कि इसका जैसे यहाँ पे देखने में तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन इसका जो है ना वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। उसी पार से यहाँ पे आई ओमेगा इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे जनरली एंगुलर मोमेंटम लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है वो रोटेट करेगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे रोटेशनल में हम पढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज अप्रॉक्स। यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब है, जैसे कि कैपिलरी राइज मतलब कोई भी क्लीन ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, जिसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 1 mm, ठीक है। उसमें पानी कंटेन है, ठीक है। और वो पानी जो है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, तो उसमें कैपिलरी राइज कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रखा हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस पे इतना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा ना वो 30 mm होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि h की वैल्यू जो होती है 2s cos θ/ρ/g होता है, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और इसलिए क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड एयर जो होगा 0.073/10⁻³ kg/m³, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 10⁻³ होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। 9.8 जो है कि यहाँ पे जनरली यहाँ पे जी की वैल्यू दे के रखी हुई है। और चूँकि आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ था 1 mm, तो 1 mm का जो रेडियस कर देंगे /2 कर देंगे, ठीक है। तो आपका रेडियस भी आपका निकल जाएगा, और यहाँ से आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 30 mm, ठीक है। तो ये कैपिलरी राइज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिलरी राइज का जो है क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है, BHQ में। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि एट T डिग्री केल्विन अ पार्टिकल ऑफ मास M of gas obeys Maxwellian velocity distribution, then the average speed of the particle is, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको तो ये याद ही होना चाहिए, ठीक है, कि एवरेज वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कितना होता है। तो आपका जो V एवरेज होता है वो होता है √8 kBT/πm, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे m जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, कैपिटल M, और kb जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्योंकि मैं एक हाथ से इसको पकड़ के रखा हुआ हूँ कैमरे को, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन आप जो है इस पर ज़्यादा गौर ना करें, ठीक है, क्वेश्चन पे गौर करें। उसके बाद आपका 4th नंबर का क्वेश्चन आता है, इफ़ 15 ग्राम ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बाई एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट, देन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर विल बी। यानी कि आपका 15 ग्राम एयर को हीट करा जा रहा है, ठीक है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक आप एयर को हीट कर दे रहे हैं, जिसका जो वेट था वो 15 ग्राम था, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं ना आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, मतलब जो हीट आप इसको दे रहे हैं 150 कैलोरी दे रहे हैं, तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपको पता होगा क्यू जो होता है आपका Q इज इक्वल टू N इंटू स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से S जो हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, Q आपने 150 कैलोरी दे के रखा हुआ है, ठीक है।
और फिर उसके बाद से आपकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जो है आपका 5 - 0 करेंगे, ठीक है, तो 5 ही रह जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 15 ग्राम इसलिए रखा हुआ है, ठीक, हाँ, यहाँ 15 ग्राम रखने का मतलब क्या है, क्योंकि एयर का आप जब निकालेंगे ना, क्योंकि आप जब एयर का निकालेंगे एन यहाँ पे जनरली मोल है, ठीक है, मोल जो होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, तो इसका जो वेट है आपका वो कितना है 15 ग्राम, और एयर मतलब O2, ठीक है, तो O2 में आपका हो जाएगा आपका 8 16 16 दूनी 32, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप जैसे आप यहाँ पे जब निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 15 आंसर आएगा, ठीक है, हाँ, जैसे, हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती करी, ठीक है, यहाँ पे एन जो यहाँ पे दे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जनरली एम है, ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ क्यों आंसर सही से नहीं आ रहा है, यहाँ पे एम है, यह जो एम है ये मास ऑफ द एयर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आपका होता है 1/m dQ/dt, तो डी की वैल्यू 150 दे के रखी हुई है, ठीक है, और डी टी की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो 5 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, तो 5 डिग्री माइनस 0 डिग्री करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है, और मास यहाँ पे दे रखी 15, ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी एस की वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा वो होगा जूल, और जूल पर यहाँ पे आपका क्या था, हाँ, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, लाइक यहाँ पे इन्वर्स का लगा दीजिए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जूल पर ग्राम पर केल्विन, ओके, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज होती है, ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पे कांस्टेंट, या आपको पता होगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक के अनुसार क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसलिए डेल्टा क्यू जो हो जाएगा आपका डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, इसलिए जो डेल्टा यू हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई एम, ठीक है, एम से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि इंटरनल एनर्जी को हम मतलब डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, तो 150 जो है कि इसको हीट दिया जा रहा था और उसका मास 15 ग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 कैलोरी पर ग्राम, मतलब पर ग्राम जो है कि कितना कैलोरी हीट जो है इंटरनल एनर्जी के पास है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 10 कैलोरी पर ग्राम, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन ऑप्शन इसमें जो सही था वो ये था कि एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहाँ पे दे के रखा हुआ था एक्सट्रीम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको पता हुआ एसएचएम कोई भी मोशन करता है, ठीक है, तो जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके मीन पे होती है एक्स इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जबकि एक्सट्रीम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए ये जो है ना स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग एक्स एक्सिस इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल the equilibrium position are x1 and x2 with velocity v1 u1 and u2 yeah respectively the time period of the oscillation is, क्योंकि आपको पता होगा कि वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, या ये v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक रिलेशन होता है, ठीक है, तो इस रिलेशन के अनुसार हमने क्या करा, पहली बात u1 रखा, u1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अंडर रूट a1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, u2 के हिसाब से a1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है,
उसके बाद से हमने u2 माइनस u1 कर दिया, जिसकी वैल्यू ये आई, और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। और हमें पता होना चाहिए ओमेगा नॉट, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 2π/t। तो यहाँ से टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा इजीली हम निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इस क्वेश्चन को काफ़ी एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन आपका आता है, इफ़ टू आइडेंटिकल बॉडीज आर प्लेस्ड इन एन इवोक्यूएटेड वेसल मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दो एक समान की बॉडीज हैं जिनको प्लेस किया गया है एक इवैक्यूएटेड वेसल में, और इसका टेम्परेचर मेंटेन रखा गया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन रखने का मतलब ये है कि जनरली यहाँ पे जो है कि कोशिश किया जा रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे हो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इज 327 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑफ द सेकेंड इज 227 डिग्री। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज अप्रॉक्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि Q जो होता है वो Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल सकते हैं T1 माइनस टी, पहले 327 माइनस 27 डिग्री, जो आपका 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा T2 हम निकाल दिए 200 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो हम निकाल ही सकते हैं Q1/Q2 का, Q1/Q2 इक्वल टू डेल्टा T1/डेल्टा T2, ठीक है। और इन द सिमिलर वे 8th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड इन एज अ बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर राइजेज बाई 10 डिग्री सेल्सियस एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल रॉड इज 2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव परसेंटेज इंक्रीज्ड बाई, ओके। यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ, ओके। तो चूँकि आपको पता होना चाहिए ना कि जो यूनिफॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, द यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम, ओके। यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि जो बार पेंडुलम है उसके टेम्परेचर को राइज किया जा रहा है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक रिलेशन होता है कि डेल्टा T/T इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2, और अल्फा की वैल्यू दे के रखी हुई है 2 × 10⁻⁶, तो यहाँ पे रख सकते हैं अल्फा की वैल्यू इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻2। देखने दीजिए एक बार कि क्या यहाँ पे हो रहा है यूनिफॉर्म। ये लगता है ये क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है कि अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻1 तो आई थिंक कि डेल्टा थीटा का मतलब होता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर देख रखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रांसवर्स वेव है जो ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ ईच वेव, प्रत्येक वेव की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ईच वेव हैज सेम एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ओके। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर दो ट्रांसवर्स वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव का जो बनता है वो होता है 2a sin ओमेगा टी cos kx, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो आपको होता है a sin kx माइनस ओमेगा टी, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लस उसको करते हैं, ठीक है, और मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव आता है जो अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रांसफर में मूव कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हमें 2a पता ही है, ठीक है, और यहाँ से 2π/t हो जाएगा, ठीक है, और k की वैल्यू हो जाएगी 2π/λ होता है, तो टू देखो कभी भी ना k की जो वैल्यू होती है 2π/λ, तो 2π/λ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, ठीक है।
और जो है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको देख रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आप जो निकालेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट जो वेव आएगा वो जाएगा 6 sin पाई टी बाई 6 कॉस पाई 3/6। ओके, पाई/3 और एक्स था, ठीक है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। यहाँ भी से कहा कि दो स्ट्रिंग है जो सेम मटेरियल का बना हुआ है और उनका जो है लेंथ सेम है, ठीक है। उनको स्ट्रेच किया जा रहा है सेम टेंशन से। इफ़ देयर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 3/2, द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विल बी। तो उनका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। इसमें कहा कि लेट द डायमीटर 3x एंड 2x, ठीक है। R1 = 3x/2, R2 = 2x/2। वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मास पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा आपका पाई रो R1 का स्क्वायर, और उसके बाद से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू होती है आपकी वो यहाँ पे हम रख दिए हैं, ठीक है। और F1 F2 का रेशियो काफ़ी ज़्यादा इजीली यहाँ पे निकाल दिए हैं। आप इसको थोड़ा सा गौर करेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए, और सारी चीज़ें तो दे के रखी हुई हैं। बस यहाँ पे रेशियो पूछा हुआ है, F1/F2 कर देंगे, ठीक है। तो R2/R1 आ जाएगा, और R2 की वैल्यू देख रखी है 2 और R1 की वैल्यू देख रखी है 3, ठीक है। आप इसको रिलेशन को भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि F1/F2 = R2/R1। इससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल पाएंगे अगर आगे इससे मतलब 2021 में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 20 मिनट ऑलरेडी लग चुके हैं, तो आगे के क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि मैं बस इसका मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके पास दे दूँ, वीडियो बना दूँ, तो बना सकता हूँ मैं बिना एक्सप्लेनेशन दिए हुए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग क्या करें, ट्राइपॉड स्टैंड का यूज कर सकें, या फिर हम लैपटॉप में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें पेन पैड का यूज करते हुए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है। यह जनरली अभी 2018 के 10 क्वेश्चन करा दिए हूँ, लेकिन हमें अभी 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि मैं पहले ही बोल दिया था कि 150 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसलिए इसके आगे की जो वीडियोस हैं वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूंगा, ठीक है, जो कि आपका अगले वीडियो में होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।